नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोग ने पेपर 1 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोग पेपर 2 यानी इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में देख लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी के कौन सा जो अगला क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, डिस्कस द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज ऑफ इंडिया। भारत के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर डिस्कस करना है अल्टरनेटिव जो एनर्जी सोर्सेज हैं इंडिया का, उसको डिस्कस करना है। तो दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है इसमें। तो जैसा कि दोस्तों हर क्वेश्चन को आप आंसर करते हैं तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बताओगे कि एनर्जी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, एनर्जी के बारे में या अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करोगे कि इंडिया में स्टेटस क्या है। तो दोस्तों एनर्जी क्या होती है, की होती है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, यानी कि डेवलपमेंट आप करोगे, कोई भी मूवमेंट करोगे, मशीनरी का मूवमेंट या कुछ भी करोगे तो एनर्जी क्या होगी, बहुत ही ज़रूरी होंगी। तो एनर्जी का डिमांड इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके लिए मेनली 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला कि रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में। तो रैपिड डेवलपमेंट होगा, मान लो अभी 100 यूनिट आउटपुट निकल रहे हैं और कल 150 यूनिट आउटपुट निकलेगा, तो 150 यूनिट के लिए ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला रीज़न है रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में। दूसरा रीज़न है इनएफिशिएंसी इन एनर्जी इंटेंसिटी। इसका मतलब दोस्तों कि जैसा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा बोला गया है कि इंडिया में सेम यूनिट के प्रोडक्शन करने के लिए लगभग में 3 टाइम्स एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री, यानी कि इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। इसका मतलब है कि मान लो 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 200 यूनिट एनर्जी लगती है डेवलप्ड कंट्री में, तो इंडिया में 100 यूनिट्स को उसी यूनिट को प्रोड्यूस करने में 3 गुना लगेगी, यानी 600 यूनिट लगेगी। इसकी वजह से क्या होगी, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी इंडिया में सेम यूनिट को प्रोड्यूस करने में। तो मेनली 2 रीजन्स हैं, इसकी वजह से एनर्जी की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है। तो इंडिया के पास तो बहुत ज़्यादा कोयले का रिजर्व है और बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव जो एनर्जी हैं जैसे सोलर हो गया, विंड्स हो गया, बायोगैस का, टाइडल वेव एनर्जी, इंडिया में भंडार बहुत ज़्यादा पड़े हैं। लेकिन ऑयल का जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है उसके रिक्वायरमेंट 80% क्या करता है, इंडिया आयात करता है। तो इस 80% को रोकने के लिए उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट का लॉस होता है और फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ती है इंडिया की। तो इस दोनों को कम करने के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट लॉस को घटाने के लिए और फिजिकल जो बर्डन है उसको कम करने के लिए इंडिया ने अल्टरनेटिव जो एनर्जी सोर्सेस हैं उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे कदम उठाए हैं। यानी कि यहाँ पे अल्टरनेटिव जो एनर्जी के सोर्स हैं उसके थ्रू इंडिया क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा। तो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन जो UN की सस्टेनेबल जो गोल है उसका गोल 7 क्या करता है कि एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी बनाना है। तो एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के लिए और अपना जो एनर्जी की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए इंडिया ने जो टारगेट रखा है अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए, अल्टरनेटिव जो एनर्जी है उसको बनाने के लिए 175 गीगावाट का टारगेट रखा है। 2022 तक अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज से 175 गीगावाट की एनर्जी इंडिया प्रोड्यूस करेगा 2022 तक। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे आप जो भूमिका आप इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि 2 रीजन एनर्जी के लिए जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है, रैपिड रिक्वायरमेंट रहा, उसके लिए 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल है। पहला रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, दूसरा इनएफिशिएंसी इन एनर्जी सेक्टर है। और 80% का जो टोटल ऑयल का कंजप्शन है इंडिया 80% इंपोर्ट करता है अदर देश से। उससे क्या होते हैं, पहला तो फिजिकल बर्डन बढ़ता है, दूसरी क्या होती है कि कोयले और पेट्रोलियम का यूज करोगे तो इन्वायरमेंट का लॉस होता है। और UN ने तो सस्टेनेबल जो गोल 2030 तक हमको अचीव करना है उसका गोल 7 बोलता है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए इंडिया में। ऐसा एनर्जी जो अफोर्डेबल हो, सस्ती हो और क्लीन हो, जो इन्वायरमेंट को लॉस न किया है। तो इन सारे वजह से इंडिया ने क्या किया है कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, जो इन्वायरमेंट को लॉस नहीं पहुंचाते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया। और 2022 तक टारगेट रखा है कि इंडिया अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स से 175 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। फिर जो बॉडी पार्ट में पूछा है कि अल्टरनेटिव सोर्स इंडिया के कौन कौन से हैं, तो अल्टरनेटिव सोर्स में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है,
बायोगैस और बायोफ्यूल्स हैं, टाइडल एनर्जी है और स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है अल्टरनेटिव सोर्स एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी पहला डिस्कशन कर लेते हैं। तो सोलर एनर्जी दोस्तों जैसा कि सोलर सन से मिलता है, तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखोगे तो इंडिया में मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। उससे पता चलता है कि इंडिया में जो इंसुलेशन है यानी कि जो सोलर एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा इंडिया में अवेलेबल है। बस हमको क्या करना है, बस ट्रैप करना है उस सोलर एनर्जी को। तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए दो तरीके हैं, सोलर थर्मल और फोटोवोल्टिक सेल। तो अभी जो इंडिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट की जाती है वो फोटोवोल्टिक सेल से जनरेट की जा रही है। तो एज ऑफ 2020 की बात करें जनवरी में, तो सोलर एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 34 गीगावाट है। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट जो ट्राई की है, जो टारगेट रखी है 2022 तक अचीव करने में, वो है 100 गीगावाट का। तो अभी 2020 में 34 गीगावाट है, लेकिन 2022 तक हमको 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। 13 स्टेटस सोलर एनर्जी का इंडिया में। फिर दूसरा जो अल्टरनेटिव एनर्जी है वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की बात करें तो हम लोग विश्व में चौथा स्थान है इंडिया का विंड एनर्जी के क्षेत्र में। पहला है चाइना, दूसरा है यूएसए, तीसरा है जर्मनी, चौथा इंडिया है विंड एनर्जी के क्षेत्र में। तो विंड एनर्जी जनरली एयर के मूवमेंट से जनरेट की जाती है और एयर की जब मूवमेंट होती है तो टरबाइन वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। टरबाइन चलती है, टरबाइन के चलने से मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है मूवमेंट ऑफ टरबाइन थ्रू विंड मिल। तो विंड मिल बहुत ज़्यादा इरेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा लगाया जाता है जहाँ पे विंड्स की स्पीड ज़्यादा होती है। उससे क्या होती है, उसको बोलते हैं विंड फार्मिंग भी बोलते हैं। तो विंड फार्मिंग की जाती है विंड मिल की सहायता से, उसके थ्रू विंड एनर्जी जनरेट की जाती है। तो डेनमार्क यदि देखोगे, डेनमार्क अपना जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है पूरा उसका 25% एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या करता है, विंड एनर्जी से जनरेट करता है। तो इंडिया आप देखोगे, इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। हालांकि इंडिया ने टारगेट रखा है कि विंड एनर्जी से 2022 तक हम 60 जो गीगावाट हैं उतना जनरेट करेंगे। लेकिन अभी 2020 की बात करें तो 37.6 गीगावाट एनर्जी जो विंड एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो इंस्टॉल कर ली गई है इंडिया में, और 60 गीगावाट की जो टारगेट है 2022 तक वो हम अचीव करने वाले हैं विंड एनर्जी के क्षेत्र में। मेजर चैलेंजेज यदि बात करें विंड एनर्जी का, तो हाई इनिशियल कॉस्ट होता है। विंड फार्मिंग या जो मिल्स लगाने होते हैं उसमें हाई इनिशियल कॉस्ट होता है। फिर लार्ज लैंड एक्विजिशन, बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ती है। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं विंड एनर्जी का। यदि विंड एनर्जी की एरिया की बात करें तो सारे कोस्टल स्टेट जो हैं, गुजरात से लेकर आप देखोगे वेस्ट बंगाल तक पूरा कोस्टल स्टेट है, वो क्या है विंड एनर्जी के लिए पोटेंशियल स्पेस है। फिर राजस्थान में भी विंड एनर्जी लगाई जाती है, पोटेंशियल है विंड एनर्जी जनरेट करने का। फिर हाईएस्ट विंड एनर्जी अभी के टाइम में तमिलनाडु यहाँ पे जनरेट कर रहा है, विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु जनरेट कर रहा है। ठीक है। फिर अगला जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं वो है बायोगैस एंड बायोमासेस। देखो बायोगैस और बायोमासेस का जो रॉ मटेरियल है, आप बोल सकते हो वो क्या है, सॉलिड वेस्ट, क्रॉप का रेसिड्यू और सड़े हुए जो वेजिटेबल हैं और एनिमल की जो वेस्ट हैं वो क्या है, बायोगैस प्लांट के लिए रॉ मटेरियल है। और इंडिया ने टारगेट रखा है कि बायोफ्यूल जनरेशन जो होगा 2022 तक 10 गीगावाट का होगा टारगेट। तो बायोगैस और बायोमास क्या है, एक तीसरा अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है इंडिया के लिए। फिर देखो टाइडल एनर्जी अगला अल्टरनेटिव सोर्स है। टाइडल एनर्जी से देखो टाइड्स जो ओशियंस में चलते हैं उससे टरबाइन को मूव किया जाता है, फिर टरबाइन से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाती है। लेकिन इंडिया में अभी फ़िलहाल टेक्नोलॉजिकल उतना वाइबल नहीं है कि कॉमर्शियल यानी इकोनॉमिक लेवल पे यानी कि जो प्रॉफिट हो या कॉमर्शियल लेवल पे जनरेट किया जाए टाइडल एनर्जी। इतना इंडिया के पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। लेकिन पोटेंशियल जो एरियाज हैं वो है गल्फ ऑफ काम्बे और सुंदरबन, दो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे टाइडल एनर्जी जनरेट की जा सकती है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो टाइडल एनर्जी के क्षेत्र में इंडिया अभी क्या है, टेक्नोलॉजिकल उतना एडवांस नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिससे कि इकोनॉमिक वे में टाइडल एनर्जी जनरेट कर पाए। लेकिन फ्यूचर में इंडिया जनरेट करेगा गल्फ ऑफ काम्बे और सुंदरबन में। 13 टाइडल एनर्जी अल्टरनेटिव सोर्स। फिर अगला जो लास्ट अल्टरनेटिव सोर्स है वो है स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक। स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या है कि जो रनिंग रिवर हैं उसमें छोटे डैम बनाए जाएंगे। छोटे डैम बनाकर वहाँ पे
डैम की साइज होगी बहुत ही स्मॉल होगी और छोटे छोटे डैम से क्या करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाएगी। इससे क्या होगा कि मान लो इन्वायरमेंट का लॉस नहीं होगा। बड़े डैम बनाने से क्या होती है, अर्थक्वेक आने की संभावना होती है और बड़े डैम से फ्लड आने की भी संभावना होती है। यदि टूट गया तो मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इन्वायरमेंट का लॉस होता है क्योंकि लार्ज जो एरिया होती है सबमर्ज हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए छोटे छोटे डैम बनाए जाएंगे रिवर्स में और उसके थ्रू स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट किए जाएंगे। ये भी एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो पूछा था, इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज क्या है इंडिया का, वो हम लोग अच्छे से डिस्कस किए। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स में देखें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल, टाइडल एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसका स्टेटस और टारगेट जो 2022 तक का है वो भी हम लोग देखिए। और ये यूएन की जो सस्टेनेबल गोल 7 है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसको फुलफिल करता है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज इंडिया का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।